हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका आईएएस पॉइंट की यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम सोनाली है। देखिए, यूपीएससी की परीक्षाओं में वर्ल्ड जी के संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सभी बातें आप जानते हो। यहाँ कई विषयों के बारे में दुनिया भर से महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैं आपको लिस्टेड करती हूँ। इसके साथ साथ आपका जो वर्ल्ड जी के ज्ञान है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। ठीक है, तो आप सारी क्लासेस अच्छे से अटेंड करिए और देखिए कि जो भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं, अगर आप वो रिवाइज करते हो तो आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। चलिए देखेंगे हम कि तो आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे, जिसमें गोलकुंडा के साथ साथ जलियांवाला बाग, इसके साथ साथ और कई अन्य चीज़ें जानने को हमें मिलेगी। तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और लाइक कमेंट करके बताया कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। इसके साथ साथ अगर आपको किसी भी क्वेश्चन के आपको आंसर पता है तो आप उनके आंसर ज़रूर दीजिए, क्योंकि अगर आप आंसर लिखते हो तो वो आपको याद रह जाता है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर पहला है आपका, अंग्रेजी संसद में भारत सरकार अधिनियम कब पारित हुआ था? ऑप्शन है 1852, 1856, 1858 या 1860। ठीक है, अंग्रेजी संसद भारत में कब पारित हुआ था, ये हमसे पूछा गया है। तो आप देखिए कि अंग्रेजी संसद ऑप्शन नंबर सी आप करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 1858 में अंग्रेजी संसद भारत में अधिनियम में पारित हुआ था। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, क्योंकि इसके बारे में मैंने आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1896 का अधिवेशन निम्नलिखित में से किसके द्वारा विख्यात है? ऑप्शन देखेंगे, पहली बार राष्ट्रगान गाया गया, पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया, पहली बार तिरंगा लहराया गया, या इसमें से कोई नहीं। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1896 अधिवेशन के बारे में पूछा गया है। चलिए कुछ चीज़ें जान लेंगे हम इसके बारे में। तो देखिए कि 1896 में पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में भारत सरकार का राष्ट्रीय गीत जो कि वंदे मातरम गाया गया था। कब गाया गया था? 1896 में पहली बार। किसके द्वारा? कांग्रेस के अधिवेशन द्वारा गाया गया था। क्या? राष्ट्रीय गीत। राष्ट्रीय गीत का को क्या नाम है हमारे? तो वंदे मातरम गाया गया था। वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया? तो वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ का अंश है। ठीक है, अब देखो इसके आगे कि यह 1937 तक भारत का राष्ट्रीय गान रहा है। मतलब कि अभी तो यह क्या है? राष्ट्रगीत है। इससे पहले जब 1937 तक, ठीक है, 1937 तक क्या था? तो यह राष्ट्रीय गान था। अभी राष्ट्रीय गान क्या है हमारा राष्ट्रीय गान क्या है? जन गण मन। ठीक है, आप सभी ये चीज जानते हैं। अगर अक्सर क्वेश्चन भी यह पूछा जाता है कि भारत का जो 1937 तक वंदे मातरम कब तक हमारा राष्ट्रीय गान रहा था, तो वंदे मातरम कब तक राष्ट्रीय गान रहा था? तो 1937 तक रहा था। इसके बाद क्या हुआ? 1896 के अधिवेशन में इसे राष्ट्रगीत घोषित कर दिया गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा गया है? ठीक है, अगर आपको आंसर पता है तो आंसर आप कमेंट जरूर कीजिए। चलिए तो हम देखेंगे कि लॉर्ड विलियम बेंटिक को, सर चार्ल्स मेडफॉक को, लॉर्ड ऑकलैंड को, या लॉर्ड एलन बोरो को। अगर आपको आंसर पता है तो आंसर आप कमेंट जरूर कीजिए। चलिए तो हम इसके बारे में भी कुछ जानकारियां जान लेंगे। सर चार्ल्स मेडकॉफ, जो कि 20 मार्च 1835 से 4 मार्च 1996 के बीच क्या थे? यह भारत के गवर्नर जनरल थे। ठीक है, कौन? सर चार्ल्स। कब से कब तक थे? तो यह 20 मार्च 1835 से 4 मार्च 1936 तक क्या थे? भारत के गवर्नर जनरल थे। उसके बाद क्या हुआ? इन्होंने प्रेस को संपूर्ण स्वतंत्रता दे दी। जो प्रेस होती है उसे क्या दे दी? संपूर्ण स्वतंत्रता दे दी थी। इसलिए उन्हें भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। चलिए तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया? क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा गया है? तो किसे कहा गया है? हमने अभी पढ़ा है कि सर चार्ल्स मेडकॉफ को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा है, समुद्री व्यापार के संदर्भ में कातार्ज व्यवस्था का उपयोग किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन देखो, डच, फ्रांसीसी, अंग्रेज या पुर्तगाली द्वारा।
ठीक है। चलिए इसके बारे में अगर आपको आंसर पता है तो आंसर कमेंट जरूर कीजिए। चलिए कुछ चीजें जान लेंगे हम इसके बारे में। कार्ताज व्यवस्था का जो संबंध है वह किससे है? तो कार्ताज व्यवस्था का संबंध पुर्तगालियों द्वारा समुद्री व्यापार के लिए जारी किए गए व्यापार लाइसेंस से है। किससे है? समुद्री व्यापार के लिए किए गए व्यापार, जो समुद्री में जो व्यापार किए जाते हैं उसके लाइसेंस से है। अब क्या हुआ था कि 20वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने भी नेवी सर्ट नामक व्यवस्था शुरू की थी। ठीक है, जिस समय यह कार्ताज व्यवस्था शुरू हुई थी उस समय जो अंग्रेज थे उन्होंने भी नेवी सर्ट नामक व्यवस्था शुरू कर दी थी। क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि समुद्री व्यापार के संदर्भ में कार्ताज व्यवस्था का उपयोग किसके द्वारा किया जाता था? किसके द्वारा किया जाता? हमने अभी पढ़ा कि पुर्तगाली द्वारा किया जाता था। तो आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? चलिए देखो ऑप्शन देखेंगे हम। ऑप्शन नंबर ए आपका वे इंडियन नेशनल एसोसिएशन के सह संस्थापक थे। ऑप्शन नंबर बी है आपका वे कलकत्ता के रिपिन कॉलेज के संस्थापक थे। ऑप्शन नंबर सी है उन्होंने आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ठीक है, अब सुरेंद्र नाथ बनर्जी के बारे में कुछ जानकारियां देख लीजिए। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? तो इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी ने की थी। किसके साथ की थी? तो आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर की थी। आगे देखेंगे, साधारण ब्रह्मो समाज की स्थापना भी इन्होंने की थी। किन्होंने? सुरेंद्र नाथ जी ने। आनंद मोहन बोस, शिवनाथ शास्त्री, शिवचंद्र सेन, उमेश चंद्र दत्ता ने की थी। ठीक है, इसके साथ साथ मतलब कि क्या है कि क्वेश्चन ये वाला आपका कि साधारण ब्रह्मोज की समाज की स्थापना किसने की? तो आनंद मोहन जी ने, और शिव शास्त्री और शिव चंद्रसेन उमेश चंद्र जी ने की थी साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना। सुरेंद्र नाथ जी ने क्या किया था? तो सुरेंद्र नाथ जी ने आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की थी। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट। क्योंकि अब क्यों राइट हो जाएगा यह तो देख लीजिए। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो कौन सा कथन सही नहीं है? क्योंकि ब्रह्म समाज की स्थापना हमने अभी पढ़ा है किसने की थी? ब्रह्म समाज की स्थापना आनंद मोहन के जो सहकर्मियों थे उनके साथ की गई थी। चलिए अगले क्वेश्चन में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि किस घटना के विरोध में वापस कर दी थी? ऑप्शन देखेंगे, बंगाल विभाजन। ऑप्शन नंबर अगला है जलियांवाला बाग हत्याकांड, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को मृत्यु दंड दिया गया था, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए कि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने नाइटहुड की जो उपाधि किस घटना के विरोध में वापस की थी? नोट, रविंद्रनाथ टैगोर को 1915 में ब्रिटिश सरकार ने नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया था। किसे? रविंद्रनाथ टैगोर को कब? 1915 में ब्रिटिश सरकार द्वारा नाइटहुड की उपाधि दी गई थी। उसके बाद क्या हुआ? 13 अप्रैल 1999 क्या हुआ? 13 अप्रैल 1999 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। उसमें क्या हुआ था? उस चीज से आहत होकर उन्होंने नाइटहुड की जो उपाधि थी वह वापस कर दी थी। इस संदर्भ में उन्होंने लॉर्ड चेम्सफोर्ड को पत्र लिखा था। ठीक है, मतलब कि उपाधि जो वापस करने के लिए किसे पत्र लिखा था? तो उन्होंने लॉर्ड चेम्सफोर्ड को पत्र लिखा था। इसके साथ रविंद्रनाथ टैगोर ने 1995 में यह उपाधि मिली थी, परंतु उन्होंने 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के आहत होकर उन्होंने यह उपाधि वापस कर दी थी। क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया है कि किस घटना के कारण उन्होंने नाइटहुड की उपाधि वापस करी। तो हमने ये पढ़ा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि जो वापस कर दी थी। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम के लिए अलग मतदाता दल के लिए किस कांग्रेस अधिवेशन को जाना जाता है? ऑप्शन देखें, कराची अधिनियम 1913, बॉम्बे अधिनियम 1915, लखनऊ अधिनियम 1916 या कोलकाता अधिनियम 1917 को।
चलिए, अगर आपको आंसर पता है तो आंसर आप कमेंट जरूर कीजिए। आगे हम देखेंगे मुस्लिमों के लिए अलग मतदाता केंद्र दल, ठीक है, किस अधिवेशन के बीच आता है। तो देखिए कि 1916 में लखनऊ अधिवेशन में मुस्लिमों के लिए अलग मतदाता दल की व्यवस्था की गई थी। कहाँ पर? 1916 में लखनऊ अधिवेशन में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। मतलब कि 1916 में क्या हुआ था, किस अधिवेशन में मुस्लिमों के लिए मतदान दल की व्यवस्था की गई? तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में मुस्लिमों के लिए अलग मतदाता दल की व्यवस्था की गई थी। उसके बाद क्या हुआ, इस अधिवेशन में कांग्रेस के दो गढ़, मतलब गर्म दल और नर्म दल, ठीक है, को वार्ता के लिए, मतलब वार्ता मतलब होता है बातचीत के लिए, एक मंच पर लाया गया था। अंबिका प्रसाद मजूमदार और अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। जिस समय इन्हें मंच पर लाया गया था उस समय अंबिका प्रसाद और मजूमदार इस अधिवेशन के क्या थे? कांग्रेस के अध्यक्ष थे, ठीक है। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन क्या पूछा गया है? हमसे क्वेश्चन यह पूछा गया है कि मुस्लिमों के लिए अलग मतदाता दल किस कांग्रेस अधिवेशन के लिए किया गया? तो हमने अभी ही पढ़ा है कि लखनऊ अधिवेशन 1916 में अलग से दल, अलग मतदाता दल के लिए अधिवेशन किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली यूरोपीय बस्ती किस स्थान पर स्थापित की गई? ऑप्शन देखेंगे, कोच्चि, चिनसुरा, सूरत या चेन्नई में। तो अगर आपको आंसर पता है तो आप आंसर कमेंट जरूर कीजिए। भारत में पहली यूरोपीय बस्ती किस स्थान पर स्थापित की गई? तो देखिए, केरल के एर्नाकुलम जिले में स्थित कोच्चि फोर्ट भारत में पहली यूरोपीय बस्ती थी। कौन सी? कोच्चि फोर्ट, ठीक है, यह क्या थी? भारत की पहली यूरोपीय बस्ती थी, जो कि कहाँ पर थी? केरल में। यह जल से घिरा हुआ स्थान है। यह कोच्चि के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। क्या? कोच्चि, ठीक है, जो कि कहाँ पर है? केरल के एर्नाकुलम जिले में स्थित कोच्चि फोर्ट, यह क्या है? तो भारत में यह पहली यूरोपीय बस्ती थी। अक्सर क्वेश्चन पूछा था कि पहली यूरोपीय बस्ती भारत की कौन सी थी? तो कौन सी थी? कोच्चि। चलिए, क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया था कि भारत में पहली यूरोपीय बस्ती किसी स्थान पर स्थापित की गई? तो हमने अभी पढ़ा कि कोच्चि में स्थापित की गई। यह कहाँ पे है? केरल में स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। भारत में से किस राज्य ने अंग्रेजों को मुक्त व्यापार के लिए सुनहरा फरमान जारी किया? हैदराबाद, बीजापुर, गोलकुंडा या अहमदनगर में, ठीक है। चलिए, अगर आपको आंसर पता है तो आंसर आप जरूर कमेंट कीजिए। चलिए देख लेंगे हम इसके बारे में भी कुछ जानकारियां। तो 1632 में अंग्रेजों को गोलकुंडा का साथ मुक्ति व्यापार का सुनहरा फरमान प्राप्त हुआ था। कब हुआ था? 1632 में गोलकुंडा के साथ मुक्ति व्यापार करने का सुनहरा अवसर प्राप्त हुआ था। इसके लिए कितने पैसे? तो इसके लिए शुल्क 500 पोगड़ा प्रतिवर्ष था, मतलब कि 500 पोगड़ा प्रतिवर्ष दिया जाना का जो शुल्क था। इसमें क्या था कि गोलकुंडा के साथ मुक्ति व्यापार करने के लिए एक सुनहरा मौका था। कब दिया गया था? 1632 में। क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने अंग्रेजों को मुक्त व्यापार के लिए सुनहरा फरमान जारी किया था? तो किसने किया था? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, यानी कि गोलकुंडा ने। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सलबाई की संधि किस युद्ध से संबंधित है? ऑप्शन देखेंगे, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध या द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। अगर आपको आंसर पता है तो इसका आंसर आप दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। चलिए तो हम जान लेंगे इसके बारे में कुछ जानकारियां। तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के बाद 17 मई 1782 को क्या हुआ था कि सलबाई की संधि पर हस्तांतरण किए गए थे। मतलब कि जब प्रथम आंग्ल युद्ध हुआ था उसके बाद 17 मई 1782 को सलबाई की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस संधि पर मराठा साम्राज्य के प्रतिनिधियों पर, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधियों पर हस्ताक्षर किए गए थे, ठीक है। इसका जो उद्देश्य था वह क्या था कि अंग्रेजों से संधि का सलबाई संधि पर हस्ताक्षर करना थे। अब कब किए गए थे हस्ताक्षरण? तो 17 मई 1782 को किए गए थे। कब? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के बाद। चलिए क्वेश्चन क्या है, सलबाई की संधि किस युद्ध से संबंधित है? हमने अभी पढ़ा कि किस युद्ध से संबंधित है, तो यह प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए तो देखेंगे हम आगे।
इसके साथ साथ हमारी आज की क्लास यहीं खत्म होती है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं, आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दिया जाएगा। इसके साथ साथ जितने भी मैंने आपको आज क्वेश्चन कराए हैं वो आप अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए तो मिलते हैं हमारी कल की क्लास में।